हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th का थर्ड लेसन हिमालय की बेटियां। ठीक है, अभी तक हमने दूसरा लेसन दादी माँ पढ़ा था। अब हम आपके लिए लेके आए हैं थर्ड लेसन हिमालय की बेटियां। ठीक है, ये रहा आज का लेसन। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी की तरह ही मौसी की तरह उनकी गोद में उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। अब लेखक कह रहा है कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर और शांत, खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे एक प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में बहुत ही आदर और श्रद्धा के भाव थे। जैसे मैं अपनी मम्मी की गोद में, दादी की गोद में, मौसी की गोद में रहता था, वैसे ही उसकी धारा में भी डुबकियां लगाता था। ठीक है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, अब कह रहा है हिमालय की तो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में आकर विशाल कैसे हो जाती हैं, और इनका उछलना और कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब लेखक कह रहा है उनके मन के एक भाव थे। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं हिमालय में गया, हिमालय की तो वहाँ पतली पतली सी नदियाँ बहती हुई निकलती दिखती हैं। वहाँ से, हिमालय से जब नदियाँ निकलती हैं तो पतली पतली दिखती हैं गंगा, ऐसी पतली सी यमुना, और मैदानों में आकर ये इतनी ज़्यादा बड़ी कैसे हो जाती हैं। वो ये सोचते थे कि मैदानों में आकर इतनी ये कैसे फैल जाती हैं और शांत भी हो जाती हैं। तो ये और इनकी इतना खिलखिलाकर ये हंसती हुई बहती थी नीचे, और मैदान में जाकर बिल्कुल शांत हो जाती हैं। जब मैं देखता हूँ, अब लेखक कह रहे हैं कि जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर भी मेरा ध्यान अटक जाता है। तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर। तो कवि ने इसमें गंगा और यमुना को कहा है कि यह इनकी बेटियां हैं। अब वो कह रहे हैं जब मैं किसी लड़की को देखता हूँ, तब भी मैं किसी कली पर मेरा ध्यान अटक जाता है। कह रहा है किसी कली को से उनकी तुलना करता हूँ, तब भी इतना कौतूहल नहीं होता जितना कि इन बेटियों को देखकर और इनकी बाल लीलाओं को देखकर मुझे होता है कि ये ऊपर से जब गिरती हैं तो पतली पतली होती हैं, नीचे आके मैदान में इतनी फैल कैसे जाती हैं। अब ये सोच रहे हैं कहाँ ये भागी जा रही हैं। वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय तृप्त ही है। अब लेखक सोच रहे हैं कि ये इतनी तेज तेज नदियाँ कहाँ को जा रही हैं भागकर, और इतना बड़ा इनका पिता है, हिमालय से उनके पिता की तुलना करी है, उसके बाद भी उनका प्रेम पाकर भी इनका हृदय अतृप्त ही है। वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा सकेगा। आपका भी सोच रहा है कि वह कौन होगा जो इनकी प्यास को मिटा देगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। कह रहा है कि बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, कहीं पे ये ऐसी पहाड़ियों में जा रही हैं जहाँ कोई पत्थर ही नहीं, कोई वो ही नहीं है, बिल्कुल खुली जली हुई हैं, ऐसी पहाड़ियों में जा रही हैं। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियों में जा रही हैं, और कहीं पर ऐसी ऐसी जगहों में जा रही हैं, बंजर जगहों में जा रही हैं। और ठीक है, तो ऐसा इनकी कहानियाँ हैं। कह रहे हैं कि ऐसी लीला ये नदियाँ कर रही हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिलता होगा। कह रही हैं जब ये आगे बढ़ती जाती हैं नदियाँ, तो ये कभी शहर के जंगल में, कभी चिनार के, चीड़ के, देवदार आदि के जंगलों में इन्हें बीती बातें याद करने में मौका मिलता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। अब ये बात कौन जान सकता है कि हिमालय को जब कैसा लगता होगा, जो अपनी इन बेटियों के लिए अपना तरसता होगा, इन बेटियों के लिए कितना दुखी होता होगा। ये कहने का मतलब है उसका कि हिमालय को कितना दुख होता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछो
तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कहीं भी हम बड़ी बड़ी चोटियों में जाते हैं तो चारों ओर हमें वीरानी सी दिखाई देती है, वीरानी सी सुनसानियत दिखाई देती है। तो उसके अलावा वहाँ और क्या दिखता है, ये सोच रहा है कवि। ठीक है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी बड़ी नदियां हैं, कह रहे हैं, जिनको सुनते ही ये सारी नदियां जितनी भी इसमें दी गई हैं, ये सारी नदियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। नदियों की तुलना मतलब हिमालय की सारी बेटियों से की गई है। बेटियों की तुलना किससे की गई है? हिमालय की बेटी किसको कहा गया है? नदियों को कहा गया है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र अपने आप में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद, हिमालय की एक एक बूंद जो गिरती है, जो पिघल रही है, न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही हैं और ये आगे को बढ़ती हुई समुद्र की ओर को बढ़ती है। वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो कह रहे हैं दोनों नदियाँ कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाती हैं, जिनको इनका हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदान में ही नदियों को देखा होगा, अब कवि सोच रहा है, लेखक सोच रहा है कि जिन्होंने केवल मैदान में ही नदियों को देखा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि ये हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेलती हैं। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये जब हिमालय से गिरती होंगी और हिमालय की गोद से खेलती होंगी तो ये बच्चियां या ये नदियां कैसी लगती होंगी। ठीक है। कहाँ पहुँचे थे हम? कैसे खिलती होंगी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही न लगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होता है। तो उन्होंने अब हिमालय की तुलना किससे की गई है? हिमालय को ससुर कहा गया है और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कोई झिझक नहीं है। तो नदियों की तुलना हिमालय की बेटियों से की गई है। चलिए फ्रेंड्स, आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस कहानी को पढ़ने में भी। इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग एंजॉय कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।